स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इस वीडियो के PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारा जो मॉक जंक्शन का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि इसमें टेस्ट पास जो है सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम के टेस्ट आपको मिल रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें है एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, बहुत सारे एग्ज़ामों के जो है टेस्ट पास आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल रहे हैं, और वो भी एक साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप जो है मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे टेस्ट पास को ज़रूर खरीदें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हमने जो है आपके लिए जीके का PDF तैयार किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बच्चे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है बच्चों का, तो लास्ट टाइम पे वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से रिवीजन करें। तो इस PDF में आपको पूरे 5 साल के कन्वेंशन एक साथ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका डाटा कलेक्ट करके इस PDF में बनाया गया है। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसको जो है आप हमारे मॉक जंक्शन एप्लीकेशन पे जाके या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे जाके इसको खरीद सकते हैं। इस PDF का प्राइस केवल 50 रुपये है, और इसमें सिर्फ एसएससी एमटीएस नहीं, एसएससी एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्ज़ाम, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का जो है जीके का पूरा कन्वेंशन इसमें कलेक्ट करके अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बनाया हुआ है। इस PDF को थोड़ा अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये इस तरह से बनाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अच्छे से क्वेश्चन को लिखा हुआ है, उसका आंसर लिखा हुआ है और उसका व्याख्या किया हुआ है। तो इस PDF को आप ज़रूर खरीदें। लास्ट टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस PDF से, और एक ही जगह से आपका सारा रिवीजन जीके का हो जाएगा। PDF को खरीदने के लिए आप हमारे मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी लें और PDF को खरीदें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हरिएक वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? हरिक वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। हरिक वेटलैंड पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, और यह पक्षियों के लिए प्रमुख आश्रय स्थल है। देखिए, यह भारत के सबसे बड़े आर्द्र भूमियों में से एक है, और यह वेटलैंड अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला और जालंधर जिलों में फैला हुआ है। इसे 1990 में रामसर स्थल के रूप में नामांकित भी किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोहिणी सैटेलाइट सीरीज किससे संबंधित है? रोहिणी सैटेलाइट सीरीज किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है DRDO, इसरो, नासा और ब्राक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। रोहिणी श्रृंखला इसरो द्वारा विकसित उपग्रहों की पहली श्रृंखला थी, जिसका उपयोग पृथ्वी अवलोकन के लिए किया गया था। इसमें क्या था कि इस श्रृंखला में 4 उपग्रह थे, जिनमें 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश स्थापित किया गया था और एक का जो है सफल नहीं हो पाया था। इसमें था रोहिणी RS-1 जो कि 1980 में लॉन्च किया गया था, रोहिणी RS-D1 जो 1981 में लॉन्च किया गया था, रोहिणी RS-D2 जो 1983 में लॉन्च किया गया था। इन तीनों को सफलतापूर्वक जो है कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, मगर रोहिणी RS-D3 जो 1984 में लॉन्च किया गया था, इसको सफलता नहीं मिली थी और ये कक्षा में स्थापित नहीं हो पाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस शैली से निर्मित है? स्वर्ण मंदिर किस शैली से निर्मित है? हमारे ऑप्शन है मुगल शैली, राजपूत शैली, सिख शैली और ब्रिटिश शैली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिख शैली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिख शैली। अमृतसर स्थित स्वर्ण सिख वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें संगमरमर और सोना और नक्काशी का संयोजन है। ये क्या है? स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, और यह अमृतसर पंजाब में स्थित प्रमुख सिख गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर क्या है? एक प्रमुख सिख गुरुद्वारा है। 16वीं शताब्दी में गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 16वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है?
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं एकीकृत बैंकिंग, पूरे देश में राशन की सुविधा, एकल शिक्षा प्रणाली, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पूरे देश में राशन की सुविधा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरे देश में राशन की सुविधा। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को देश में कहीं भी पीडीएस सिस्टम से राशन लेने की सुविधा देना है। इसमें क्या था कि श्रमिकों और उनके परिवार को, खासकर श्रमिकों और उनके परिवार को कम दाम में राशन उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर कम दाम में उनको राशन उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग किसकी जगह स्थापित किया गया? नीति आयोग किसकी जगह स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शंस है योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति निर्धारण समिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। 2015 में नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया ताकि राज्यों को अधिक अधिकार मिल सके। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को स्थापित किया गया था। योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं का जो है समावेशन किया जाता था, उसी के जगह 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया आगे की नीतियों को अधिक बेहतर बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व विरासत स्थल में शामिल भीमबेटका किस राज्य में है? विश्व विरासत स्थल में भीमबेटका किस राज्य में है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, जहां प्रागैतिहासिक चित्रों और मानव जीवन के प्रारंभिक संकेत मिले। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। क्या भीमबेटका? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है और यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और यहाँ 700 से अधिक शैलाश्रय का मतलब क्या? चट्टानों का गुफा, पहाड़ों का, जिनमें से लगभग 400 प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की पेंटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह 3 दक्षिणी राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोटा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह क्षेत्र में अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और पर्यटन के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने तहते हिंद यानी तजाउल हिंद पुस्तक लिखी? किसने तहते हिंद यानी तजाउल हिंद पुस्तक लिखी? हमारे ऑप्शंस हैं अल बुरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो और फिरोज शाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अल बिरूनी। इसका राइट आंसर होगा अल बुरूनी। अल बुरूनी ने भारत में सांस्कृतिक और समाज पर आधारित तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी में। और इसमें भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन था। और अल बुरूनी कौन थे? एक फारसी यात्री थे। क्या थे? एक फारसी यात्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 2 अक्टूबर 1946। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन हैं 1992, 1985, 2000 और 1995। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1992, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नगर बांध, टिहरी बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है और यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसमें क्या है कि इसकी कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1947 में शुरू हुआ था और 1957 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था? हमारे ऑप्शंस हैं अजंता की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1983 में अजंता की गुफाएं भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं सुंदरबन, कच्छ का रण, चिल्का, लोकटक झील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन। सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी दलदली भूमि और मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर फैला हुआ है। क्या? सुंदरबन। और इसका जो है नाम जो है सुंदरबन का सुंदरी नामक मैंग्रोव पेड़ के नाम पर रखा गया था। सुंदरबन किसके नाम पे? सुंदरी। सुंदरी नामक मैंग्रोव पेड़ के नाम पर इसका नाम रखा गया था सुंदरबन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था? हमारे ऑप्शंस है प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी युद्ध। 1757 के प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्लासी का युद्ध, जिसे पलासी का युद्ध भी कहा गया है, ये जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नदियों जिले के भागीरथ नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए इसका नाम प्लासी पड़ा था। क्योंकि ये पलासी नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? प्लासी पड़ा था। और इसी हार के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जो कि बंगाल के नवाब थे, तो इसी हार के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नाइट किस धातु का ऐशक है? मैग्नाइट जो है किस धातु का ऐशक है? हमारे ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। मैग्नाइट लोहा का प्रमुख ऐशक है और इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आप कमेंट में बताइए कि आयरन की मात्रा किन किन चीज़ों में अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन और 61वां संशोधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे गांव के क्षेत्र में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए और ज़मीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं डिगबोई, मुंबई, हल्दिया, बरौनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिगबोई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिगबोई। डिगबोई जो है वो कहाँ है? असम में है। भारत में पहली और एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? हमारे ऑप्शन है
शियांग, दिहांग, लोहित, तानसांगपो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दिहांग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से दिहांग नाम से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलजेली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। सती प्रथा क्या था कि जिस भी लड़की का पति मर जाता था तो उसको उसी के चिता के साथ सती होना रहता था, मतलब जिंदा जलना रहता था, यही सती प्रथा था। तो इसके खिलाफ लॉर्ड डलहौजी ने सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया कि किसी भी महिला को अगर उसका पति मर जाता है तो उसको साथ में सती नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे। हमारे ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। कितने तक। 17 वर्षों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है। हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 226। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। एक अनुच्छेद 124 में भारत की जो है क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, उसमें न्यायपालिका का जिक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नेहरू ने 1994 में अहमदनगर जेल में लिखी थी। कब लिखी थी उन्होंने। 1944 में, 94 नहीं सॉरी 1944 में अहमदनगर जेल में लिखी थी। और ये पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय का भाग रक्षक किसे कहा जाता है। न्याय का भाग रक्षक किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और संसद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होती है और उसको सजा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तेल बीज, अनाज उत्पादन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन, मछली पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन का उद्देश्य भारत में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य मछली और अन्य जलीय उत्पादों के उत्पाद को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना था। ये कब चला था। 1985 से 1990 के बीच में ब्लू रेवोल्यूशन चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, गरीबों की बीमा, सड़कों का निर्माण, शिक्षा साक्षरता। तो इसका राइट आंसर नीचे दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई इन रूरल एरियाज। यह योजना गांवों में लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। क्या की गई थी। गांवों में बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए शुरू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी जिले में स्थित कार्डमम हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का भाग है।
हमारे ऑप्शन है पूर्वी घाट, सह्याद्री, पश्चिमी घाट और नीलगिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है जो दक्षिण भारत में स्थित है। कार्डमम यानी इलायची का बागान है वहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्डमम हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी को उसकी विशालता के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को उसकी विशालता के कारण क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत डोभाल किस पद से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं रॉ प्रमुख, गृह सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीबीआई निदेशक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यह एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर आईपीएस अधिकारी हैं। 30 मई 2014 से वह प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन, अजीत डोभाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1849, 1853, 1861 और 1872। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1853, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा 1853। भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में शुरू हुई थी। इस ट्रेन में टोटल कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे इस ट्रेन में। और इसमें 3 इंजनें थी जिसका नाम रखा गया था साहिब, सुल्तान और सिंध। और इस द्वारा इसको खींचा गया था और पहली बार इसमें 400 यात्री जो है पहली यात्रा में इसमें सफ़र किए थे मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन क्या होता है, 2 संस्था या 2 सत्ता मिलकर जो एक साथ कार्य करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं चेरापूंजी, मानसीनराम, माउंट वाशिंगटन और डेथ वैली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मासीनराम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासीनराम। मासीनराम कहाँ है, वर्तमान में मेघालय में है। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे, मासीनराम में। इसमें जो है 11,872 मिलीलीटर की औसत में वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी का सबसे नम स्थान माना जाता है। पृथ्वी का जो है क्या है, सबसे नम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जुलाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई। वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव में लोग वृक्षारोपण करके देखते हैं, देखा जाता है, अलग अलग जगह पे पेड़ लगाते हैं और वन महोत्सव को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शंख संवत का प्रारंभ किसने किया था। शंख संवत का प्रारंभ किसने किया था। हमारे ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क ने शंख संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। शंख संवत क्या है, यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर था जिसे 22 मार्च 1997 को अपनाया गया था। शंख संवत किसी भी कथा या किसमें देखते हैं ना, शंख संवत के अनुसार ये भारत का क्या था, राष्ट्रीय कैलेंडर था जिसे 22 मार्च 1997 को अपनाया गया था।
हमारा अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है जिनमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये क्या है? एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक विनय पिटक ग्रंथ, एक सूत पिटक ग्रंथ और एक अभिधम पिटक ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में काली कपास मिट्टी का नाम दिया गया है? किस मिट्टी को, में लिखा हुआ है यहाँ पे, किस मिट्टी को काली कपास मिट्टी का नाम दिया गया है? हमारे ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास यानी रुई। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसी कारण इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1955 और 1969 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1955 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1955 में। एसबीआई का गठन यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय बैंक का गठन, भारतीय स्टेट बैंक का जो गठन है वो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से हुआ था। इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी इतिहासकार ने देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी इतिहासकार ने देखा था? हमारे ऑप्शन है स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, पेटलोमी, हेरोडोटस। इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। मैगस्थनीज सेल्यूकस क्या नाम है? मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में समय बिताया था। ये क्या था? ये मैगस्थनीज सेल्यूकस जो है प्रथम निक्टर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ राजदूत था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस प्रथम निक्टर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा गया था? मैगस्थनीज को, जिसने यूनानी इतिहासकार था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है कौशल विकास, महिलाओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, बाढ़ राहत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कौशल विकास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और कौशल विकास का अवसर प्रदान करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरी और गरीब ग्रामीणों को रोजगार और कौशल विकास का क्या करती है? अवसर प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोल गुम्बज किस शासक की समाधि है? गोल गुम्बज किस शासक की समाधि है? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, टीपू सुल्तान, इब्राहिम लोदी और हुमायूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली शाह। गोल गुम्बज बाजीपुर के सुल्तान मोहम्मद अली शाह की समाधि है, जिसको 17वीं शताब्दी में बताया गया था। कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस है जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना या पेरिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वियना। इसका राइट आंसर होगा वियना, ऑप्शन सी। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ओपेक का मतलब क्या होगा? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। क्या होता है ओपेक का फुल फॉर्म? इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बीच सहयोग स्थापित करना और तेल की कीमतों को स्थिर करना होता है। किसका? ओपेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? हमारे ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने क्या किया था, बनाया था, और बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में क्या किया था, जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस है यकृत यानी लीवर, गुर्दे, किडनी, अस्थि मज्जा, बोन मैरो और तिल्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। इसका राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन सी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो विशेष रूप से लंबी हड्डियों में, जो पीछे का रीढ़ का हड्डी रहता है ना, वहीं से अगर किसी व्यक्ति के अंदरूनी बीमारी का पता लगाना रहता है तो वहाँ से ब्लड लेके उसके बोन मैरो से लाल रक्त कोशिकाओं का पता लगाया जाता है, जो कहाँ रहता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लंबी हड्डी कहाँ रहती है? खासकर रीढ़ की हड्डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस है वित्तीय सहायता, सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार, व्यापार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार। यूनेस्को का उद्देश्य वैश्विक शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार को क्या करना है? बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? हमारे ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा और टोक्यो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेग। ICJ नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, जो कहाँ है? नीदरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टोडा जनजाति किस क्षेत्र राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है गरबा, घूमर, गवरी और कालबेलिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गवरी। गवरी भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, जो राजस्थान में किया जाता है। ये सावन भादों के महीने में ज़्यादातर किया जाता है। कौन सा नृत्य? गवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है सांताल, भील, कालबेलिया और टोडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया। इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया। मतलब कालबेलिया नृत्य का नाम ही कालबेलिया जाति पे है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल का प्रयोग होता है? ड्रिबलिंग शब्द का किस खेल में प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और शतरंज। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। इसका राइट आंसर होगा क्या? फुटबॉल। ड्रिबलिंग फुटबॉल में गेंदों को पैरों से नियंत्रित करने से आगे बढ़ाने की तकनीकी है। जो धीरे धीरे पहले फुटबॉल को खुद से एक दूसरे के पैरों से मारते हैं, उसको ही ड्रिबलिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। सुदीर्मन कप बैडमिंटन का मिश्रित टीम प्रतियोगिता है। क्या है? सुदीर्मन कप क्या है? बैडमिंटन का मिश्रित टीम प्रतियोगिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और लुधियाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए। तो ये रहे हमारे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और प्ले स्टोर से मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से हमारे टेस्ट पास को ज़रूर खरीदें और टेस्ट लगा के देखें, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।